हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। देखिए कल हम पढ़ा रहे थे मानव में उत्सर्जन, ठीक है। तो किडनी के बारे में हम पढ़ा रहे थे जिसे ब्रिक बोलते हैं। तो कुछ उस पर टॉपिक रह गया था। फिर उसके बाद हम चलेंगे, फिर पादप में उत्सर्जन की बात करेंगे। पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। एक अंगदान के बारे में देख लेते हैं कि ये अंगदान होता क्या है। जैसे अंगदान एक उदार कार्य है। उदार कार्य मतलब किसी को हम दे रहे हैं तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। यह दानदाताओं और उनके परिवार वालों को सहमति द्वारा किया जाता है ना। जो दान है और जो दाता है ना, उसके परिवार वालों की सहमति से किया जाता है। जैसे अंग और उत्तक दान में, जो दान में दानदाता की उम्र एवं लिंग मायने नहीं रखती है। पहली बात समझ लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि अंग और उत्तक जो दान में दान दाता की उम्र और लिंग मायने नहीं रखता है। क्वेश्चन अगर आएगा कि क्या मायने रखता है, तो ये देगा कि लिंग और क्या उम्र मायने नहीं रखता है। ये ऐसे थ्योरेटिकल बना करके दे सकता है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। बिल्कुल, ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक है। अंग प्रत्यारोपण का मतलब कि अंग को क्या कर देना, वहाँ से जो खराब अंग है उसको निकाल करके अच्छे अंगों को लगा देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर। अंगदान में एक व्यक्ति दाता के शरीर से, क्या अंगदान में एक व्यक्ति जो है दाता के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकाल कर किसी अन्य व्यक्ति के ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। क्लियर है ना। क्या क्या होता है देखिए, समझ बता रही है क्या क्या होता है इसमें। देखिए, सामान्य प्रत्यारोपण में एक कार्निया होता है, गुर्दे होते हैं, दिल होता है, यकृत होता है, अग्नाशय होता है, फेफड़ा होता है, आंत होता है और अस्थि मज्जा शामिल है। ये सब जो है प्रत्यारोपण हो सकते हैं, ठीक है। क्या कार्निया हो सकता है, गुर्दा हो सकता है, दिल हो सकता है, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा। अधिकांशतः अंगदान एवं उत्तक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं। मतलब दाता जो देने वाले होते हैं उसकी मृत्यु के तुरंत बाद होते हैं, या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है, मस्तिष्क को मृत घोषित कर देता है। लेकिन कुछ अंगों जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े आदि इत्यादि ऊतकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जा सकता है। मतलब जैसे हमको गुर्दे हुआ, यकृत का कुछ भाग हुआ, फेफड़े हुआ, ये अगर व्यक्ति जीवित है तभी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे, जो अंडरलाइन हमने किया है इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि पादप में उत्सर्जन कैसे होता है। हम जानेंगे कि पादप में उत्सर्जन कैसे होता है। देखिए, पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल क्या है, भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं। जो जंतु में हमने पढ़ा था उससे अलग है पादप में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जाती है। प्रकाश संश्लेषण में जो जनित जो ऑक्सीजन है वो भी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में की जाती है। वो भी मतलब कि ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्य करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे पादप अपना जो अपशिष्ट है कैसे मतलब कि उत्पाद बनाते हैं, अपशिष्ट उत्पाद कैसे बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जनित जो ऑक्सीजन होते हैं उसके माध्यम से करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? पादपों में बहुत से उत्तक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। और वे कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तियाँ में संचित करते हैं। ये पूछेगा कि बहुत जो पादप अपशिष्ट उत्पाद है वह कहाँ संचित करते हैं, तो कोशिकीय रिक्तियाँ में संचित करते हैं। क्लियर है, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। पौधे से गिरने वाली पत्तियाँ, ठीक है। पौधे से गिरने वाली जो पत्तियाँ, पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं, ठीक है। तो कोशिकीय रिक्तियाँ से
एक ऑक्सीजन के अपशिष्ट से, ऑक्सीजन के मतलब प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद ऑक्सीजन के अपशिष्ट से होते हैं। पौधे से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित होता है, इससे भी करते हैं अपशिष्ट। फिर एक और अपशिष्ट जो उत्पाद होता है रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित होते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। 4 तरह के अपशिष्ट उत्पाद करते हैं रेजिन तथा गोंद के रूप में। आप देखें कभी कभी प्लांट में बबुल के जो पेड़ होते हैं ना, आप कभी देखे हो गोंद के रूप में चिपचिपा निकलता है, वो उनका अपशिष्ट है। वो उनका क्या है? अपशिष्ट है। वो रेजिन के रूप में या गोंद के रूप में संचित होते हैं, है ना। तो कितने टर्म हो गए इसमें? कुछ की रिक्तियाँ हो गया एक टर्म, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक पत्ती जब गिरता है वह भी अपशिष्ट उत्पादी में संचित होता है। रेजिन तथा गोंद ये भी जो रूप में विशेष रूप में पुराने एंजाइम में क्या उसमें संचित होता है। तो ये ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। क्लियर है। एक और रह गया, मतलब 4 हो गए, 3 यहाँ एक ऊपर। ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन के जो रूप में अपशिष्ट होते हैं उसमें, और एक कहाँ? एक यहाँ। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास के मृदा में उत्सर्जित करते हैं। कहाँ उत्सर्जित करते हैं? मृदा में उत्सर्जित करते हैं। हमने अंडरलाइन भी किया है, स्टार भी लगाया है, डबल स्टार, ठीक है जी। तो भाई लाइन बाय लाइन हमने इसको पढ़ा हुआ है, तब मैं आप लोग को ये बता पा रहा हूँ। क्लियर है ना। तो भैया हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। ऐसे ही वीडियो में कराता रहूँगा, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे, चींटी के चाल चलते 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 हम पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे भैया। ये नहीं कि एक दिन में मैराथन मार दिए 1 घंटे 1.5 घंटे, 1 घंटे चलो ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है। जब टाइम मिलेगा तो मैं भी करा दूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, शायद ये चैप्टर हो गया फिनिश, है ना। चैप्टर हो गया फिनिश। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक और बचा हुआ है, क्या पता है आपको? एक टॉपिक बचा हुआ है जो हमारा हृदय है ना, हृदय पंप प्रणाली, वो बचा हुआ है। लेकिन अब देखिए आपने क्या सीखा इसके बारे में हम चर्चा कर लें, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्त मेरे। देखिए चलिए, विभिन्न प्रकार की गतियों को क्या माना जाता है? आ सकता है कि विभिन्न प्रकार की जो गतियाँ होती हैं उसको जीवन सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है? जीवन सूचक माना जा सकता है, ठीक है। क्या माना जा सकता है? जीवन सूचक माना जा सकता है, ठीक है। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन, अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक है। जीवन के अनुसरण के लिए, मतलब उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पोषण की आवश्यकता है, श्वसन की आवश्यकता है, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन की आवश्यकता है तथा अपशिष्ट उत्पादों की आवश्यकता है ना। आदि का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक है, ठीक है। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण में क्या होता है कि सरल कार्बनिक यौगिक पदार्थ को लेकर के तथा वायु ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। विषम पोषी पोषण में दूसरे जीवों के तैयार किए गए विषम पोषण में जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। क्लियर है ना, ये बात समझ में। स्वपोषी में सरल कार्बनिक पदार्थों का संचय होता है और विषम पोषी में जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। इस बात को भी समझिएगा। चलिए अब देखिए, मनुष्य में खाए गए अब देखिए यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि मनुष्य में खाए गए भोजन का जो विखंडन होता है भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा जो पाचित होते हैं, है ना, पाचित भोजन छोटी आंत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। भोजन जो होता है छोटी आंत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है, ठीक है। श्वसन प्रक्रम में जो हमारा ग्लूकोज है, श्वसन प्रक्रम में जो ग्लूकोज है जटिल कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है? विखंडन होता है, जिससे एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं का ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्लियर होगी कि बात नहीं होगी? बिल्कुल। ये सब
ये सब किया हो ना दोस्त मेरे, क्वेश्चंस आएगा इसी से। देखिएगा आपने क्या सीखा ना, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने एनालाइज किया है, केमिस्ट्री में आया है, बायो में आया है, इसमें आएगा। ठीक है। देखिए ये अंडरलाइन, श्वसन वायवीय मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, अवायवीय जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। तो श्वसन वायवीय या अवायवीय हो सकता है। वायवीय श्वसन से जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ बात आ रही है कि नहीं? वायवीय श्वसन से जीव को क्या होती है? अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है? मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जित उत्पाद सरीखे पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र में आपका हृदय क्या है? परिसंचरण तंत्र में आपका हृदय है, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। क्लियर? उच्च विभेदित पादपों में, समझिएगा बात को, ये इम्पोर्टेंट है। उच्च विभेदित पादपों में क्या होता है? जल, खनिज लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक का कार्य होता है, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, मतलब जो पादप में जल, खनिज लवण एवं भोजन तथा अन्य पदार्थों का जो परिवहन, जो संवहन ऊतक जो कार्य करते हैं, वो इसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है, मनुष्य में उत्सर्जित उत्पाद जो विलेय है नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में, किसमें? नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में ब्रिक में ब्रिकाणु या नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। ब्रिक में ब्रिकाणु या नेफ्रॉन के द्वारा निकाले जाते हैं। क्लियर है? पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकी का उपयोग करते हैं। ये तो नहीं अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, इसको देखिए। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं किसमें? कोशिका रिक्तियाँ में संचित होते हैं, पहला हमने बताया था। क्लियर? दूसरा बताया था गोंद एवं रेजिन के रूप में। ठीक है, तीसरा बताया था पत्तियों को गिरती पत्तियों द्वारा दूर करने में। चौथा बताया था आसपास की मृदा में उत्सर्जित करने के लिए कर देते हैं। ये ना देखिएगा, इस लाइन से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने करवा भी दिया है, देख रहे हैं हमने क्या किया है, ये इसको करवा भी दिया है। उदाहरण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके इतना, यानी ये वाला और गोंद एवं रेजिन के रूप में 4 प्रकार से। ठीक है, करवाया हुआ। अभी देख रहे हैं, मैं किया भी हूँ, ये इतने के रूप में अपना अपशिष्ट दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रह गया है हृदय पंप की प्रणाली, हम उसको पढ़ा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब की, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। हम एक पढ़ा करके उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बायोलॉजी का है। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।